हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का सेकेंड डे है रिवीजन सीरीज का। एंड ये पूरा जो रिवीजन सीरीज है ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे एक एक लाइन एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ। एंड आपको इतना सिंपल बना रही हूँ एनसीईआरटी को पढ़ना कि आपको लगेगा कि जितना हम लोग तक समझ रहे थे उतना ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको सूचना देने जा रही हूँ कि वो ये है। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, तो प्लीज़ 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 जाके उस वीडियो को देखिएगा। बिकॉज उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज जो कि आपका डिराइव्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है क्योंकि आज के लेक्चर में हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आपके इस पर्टिकुलर सेशन से, इस पर्टिकुलर वीडियो से बिना किसी देरी के। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कल का रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज आई फील, जस्ट अ सेकेंड, ज़्यादा आगे आगे, बिकॉज आई फील कि अगर हमें थोड़ा सा पिछला पता होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। ओके फाइन। सो अगर मैं बात करूं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब सिंपल सा ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके पूरा अपना सब लॉज जो है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है। वो कैरेक्टर आपका हाइट के लिए हो सकता है, वो कैरेक्टर आपका सीड कलर के लिए, सीड शेप के लिए, फ्लावर पोजीशन के लिए, फ्लावर कलर के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है। अब कैरेक्टर में दो टाइप के ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ हाइट की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर हाइट के कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट है वो आपका टॉल भी हो सकता है और वो आपका डॉर्फ भी हो सकता है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक जीन पे इस पर्टिकुलर लॉ को डिराइव किया, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि अगर हीट्रोजाइगस ग्रुप ऑफ अलील है, ठीक है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज योर हीट्रोजाइगस, मतलब इस पर्टिकुलर अगर आप जीन में देखोगे, इस पर्टिकुलर होमोलॉग हेटेरोजाइगस फॉर्म में देखोगे, तो यहाँ पे दो अलील्स दिख रहे हैं एक ही कैरेक्टर के, दैट इज एक टॉल और एक ड्वार्फ का अलील। ठीक है। सो इधर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा या डोमिनेटिंग अलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसी वजह से जब हम पूरा प्यूनेट स्क्वायर में बनाते हैं, मतलब जब हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को क्रॉस करते हैं, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करते हैं, तो जो हमारी फीलियल F1 जनरेशन आती है उसमें हमको कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हीट्रो ज़ाइगस फॉर्म ऑफ जीनोटाइप देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसकी फिनोटाइप देखेंगे तो वो टॉल ही रहेगा जो कि मैच करता है आपके एक पेरेंट से। ठीक है। जब ये सेल्फ ब्रीड करेगा, सेल्फ पॉलिनेट करेगा, तो इसमें हमको कुछ इस तरीके के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि मैंने इस बहुत अच्छी तरीके से एक-एक चीज़ डिस्क्राइब करी है डिटेल में इसके फर्स्ट वीडियो में। यहाँ सिर्फ रिवाइज़ करा रही हूँ, तो प्लीज़ एक बार जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? इस तरीके का आपको जीनोटाइप मिलेगा जब ये आपस में सेल्फ ब्रीड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप जीनोटाइप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जीनोटाइप का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। मतलब एक इसमें जो है वो होमोलोगस टॉल है, दो इसमें कैसे है हीट्रोलोगस टॉल है, और एक इसमें कैसा है होमोलोगस डॉर्फ है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं कि बाहर से अपीयरेंस कैसा है, तो यहाँ पे तीन टॉल हैं। ठीक है। तीन टॉल हैं और एक डॉर्फ है। ठीक। सो ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस से बताया। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि जो हमारे जो अलील्स हैं वो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और ये ब्लेंडिंग जो आपको नहीं देखने को मिल रही है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? F2 जनरेशन में देखने को मिलती है। ठीक है। जब हमने
दो पेरेंट प्लांट्स लिए थे, एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल और एक ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट लिया था। तो यहाँ पर जब हमने F1 जनरेशन देखी थी तब वो वहाँ पे स्किप हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया, ये वापस से जो आपका डॉर्फ वाला था वो रीअपियर हो गया। ठीक है? सो इससे क्या पता चला कि हमारा जो ब्लेंडिंग है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है? सो जो अलील्स हैं, जो जीन्स हैं वो एज़ इट इज़ पुराने पेरेंट्स से, पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है? सो दिस वाज़ योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम इन्हीं के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का एक तरीके से एप्लीकेशन ही आप समझ लो। ठीक है? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है डोमिनेंस और एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है कोडोमिनेंस। सो इसके नाम से तुमको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूरी तरीके से वो डोमिनेट नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि आपको मिक्स कलर देखने को मिलेगा। ठीक है? रेड और व्हाइट का मिक्सचर देखने को मिलेगा, दैट इज़ पिंक कलर तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है? और वहीं पे कोडोमिनेंस की बात करूँ तो कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा अलील भी अपने आप को प्रॉपर अच्छी तरीके से इक्वालिटी, मतलब ठीक है? दोनों अलील में प्रॉपर इक्वालिटी रहेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे आधा डोमिनेंस करेगा और आधा उसका ऐसा रहेगा कि उसकी जो पावर है वो दब जाएगी। ठीक है? हाफ़ ही अपने आप को, या ऐसे बोलूँ मैं कि थोड़ा ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। सो व्हेन अगर अपन सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, सो व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स ऑन द अदर प्लांट्स, it was found that sometimes that F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between the two. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एक बहुत सिंपल फॉर्म में समझाऊँ, ये तो चलो अपना एनसीईआरटी का पार्ट है। अब इन्होंने वही ये सेम चीज़ मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, ठीक है? सो बेसिकली क्या किया इन लोगों ने, एक रेड फ्लावर लिया, एक व्हाइट फ्लावर लिया। ये जो फ्लावर है ये किसका लिया है? स्नैपड्रैगन का लिया है। किसका लिया है? स्नैपड्रैगन का लिया है, ठीक है? अब स्नैपड्रैगन में जो रेड वाला फ्लावर होता है ये डोमिनेटिंग फ्लावर कलर है एंड जो व्हाइट कलर का होता है वो रिसेसिव आपका फ्लावर का ट्रेट है। ठीक है? क्या हुआ, जब हम इसके ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेते हैं, मतलब हम जब एक ऐसा डोमिनेटिंग प्लांट लेते हैं जो कि सिर्फ रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा था फ्लावर, और हम एक ऐसा प्लांट लेते हैं जो कि बहुत टाइम से अपने आप में सेल्फ ब्रीड कर करके वो रेसिसिव वाइट कलर का फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने क्या किया, सेम जैसे कि हमने पहले टॉल के केस में किया था पीके प्लांट में, तो यहाँ पर भी हम क्या कराएँगे, पैरेंटल जनरेशन का क्रॉस कराएँगे। ठीक है? जैसे ही हम इसका क्रॉस कराते हैं, यहाँ से मैंने कल पूरा अच्छे से बताया है कि गैमीट्स में दोनों के आर आर ही आएँगे, ठीक है? दोनों आर आपके सारे गैमीट्स में दिखेंगे। तो यहाँ से सिर्फ एक ही आर उठ के आएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आपका सिंगल आर ही उठ के आएगा, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे सारे ही गैमीट्स में स्मॉल आर कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या स्मॉल आर आ गया, ठीक है? लेकिन अगर ये केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं होता तो इस फ्लावर का कलर कैसा होता? इस F1 जनरेशन के फ्लावर का कलर कैसा होता? रेड। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। सारे फ्लावर्स के कलर कैसे होंगे? पिंक कलर के होंगे, मतलब यहाँ पे आपको हाफ डोमिनेंसी, या मैं हाफ भी नहीं बोलूँगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो होती हुई दिख रही है, ठीक है? शो होती हुई दिख रही है बोल रही हूँ, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आर जो है, कैपिटल आर जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। अपन यूजुअली तुम लोगों ने कलर मिक्स किए होंगे ना, तो रेड के साथ जब व्हाइट मिक्स करते हो तो पिंक कलर ही आता है, ठीक है? सो इस तरीके से आपको यहाँ पे पिंक कलर मिलता है। अब क्या करूँगी कि अब यहाँ पर इनको दोबारा से सेल्फ ब्रीड करा दूँगी। क्या कराऊँगी? सेल्फ पॉलिनेट करा दूँगी। अब उससे क्या होगा, हम प्यूनेट स्क्वायर बनाएँगे पूरा, ठीक है? प्यूनेट स्क्वायर बनाया हमने, कल की तरह यहाँ पर भी एक तरफ फीमेल गैमीट्स और एक तरफ मेल गैमीट्स डाल दिए। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं मेल गैमीट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे जब हम जाइगोट फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं तो ये इस तरीके से उस पर्टिकुलर जाइगोट का जीनोटाइप होगा।
ठीक है, इस तरीके से। सो जब आप इस फ्लावर को देखोगे तो ये तो रेड कलर का फ्लावर दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई रिसेसिव ट्रेट का अलील है ही नहीं, ठीक है, तो ये पूरा डोमिनेटिंग अलील है इसमें, तो रेड कलर शो करेगा। वहीं पे जब आप इसको इस फ्लावर को देखोगे तो यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग ट्रेट का अलील नहीं है, तो ये व्हाइट कलर का फ्लावर शो करेगा। वहीं अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसमें एक रेसेसिव ट्रेट है और एक डोमिनेटिंग ट्रेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों ही व्हाइट कलर के फ्लावर शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सो जो फ्लावर का कलर हमारे F1 जनरेशन में मिसिंग था, वो अब F2 जनरेशन में हमें मिल रहा है, मतलब व्हाइट और रेड। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियरली दिख रहा है। तो अगर मैं F2 जनरेशन की जीनोटाइप निकालू, ये याद रखना, ठीक है, जीनोटाइप निकालू, सो वो जीनोटाइप कैसी है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे एक होमोलोगस रेड कलर का है, ठीक है, हीट्रोलोगस वाइट तो नहीं, सॉरी, हीट्रोलोगस पिंक कलर है, ठीक है, और एक आपका होमोलोगस रेड कलर है, तो 1:2:1, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, फिनोटाइप की भी बात करूं, तो वो भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का एक है, पिंक कलर के दो है और व्हाइट कलर का एक है, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही आपके कैसे हैं, सेम है, तो ये याद करने में मुश्किल नहीं जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आई होप मैं ये चीज पूरी तुम लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी। सो अब जस्ट यहाँ पे रीड करने का रह गया है और कुछ भी नहीं है। सो द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और या फिर एंथ्रियम स्पीशीज को हम डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों ही नाम याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखा गया है। Is a good example to understand incomplete dominance. In a cross between the true breeding red flower and a true breeding white flower plant, the F1 was pink, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, when the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio, that is 1 homologous red, 2 heterologous pink, and 1 homologous white. The genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid. जब हम नॉर्मली भी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड देखते हैं, तो उसमें भी अपन ने जब देखा था, तो उसमें भी जीनोटाइप कैसा आ रहा था, 1:2:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। सो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप जो है वो नॉर्मल ही आपके जो डोमिनेटिंग वाली जो स्पीशीज होती है ना, उसमें भी 1:2:1 आता है, इसमें भी 1:2:1 आता है। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप का चेंज है, यहाँ फिनोटाइप 3:1 की बजाय 1:2:1 ही आ रहा है, ठीक है, बट द फिनोटाइप हैड चेंज फ्रॉम 3:1 dominant is to recessive ratio. What was that R was not in completely dominant over the R, and this made it possible to distinguish heterozygous as pink from रेड एंड व्हाइट, ठीक है। तो इधर जो कैपिटल आर है, जो डोमिनेटिंग ट्रेट का जो अलील है, वो अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेटिंग फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाया, जिस वजह से उसका कलर पिंक आया फ्लावर का, एंड देयरफॉर यहाँ पे फिनोटाइप का जो रेशियो है वो चेंज हो गया, ठीक है। So explanation of the concept of the dominance, what exactly is the dominance, why are some alleles dominant and some recessive? Tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contain the information to express a particular trait. ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे कि कंप्यूटर्स में आपके कोडिंग्स फिट होती हैं किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी में हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारी स्पीच कैसी होगी, ये सब कुछ कहाँ पे सेव रहता है, जीन में सेव रहता है, जीन हमको इनहेरिट होते हैं, ठीक है। सो इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन, हर एक जीन की दो कॉपीज होती हैं एज अ पेयर ऑफ अलील। नाउ दीज टू अलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हीट्रोजाइगोट, ठीक है। सो ये आपके सेम नहीं हो सकते हमेशा, ठीक है, हीट्रोजाइगोट कंडीशन में आपके ये अलील सेम नहीं होते,
One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which we'll read in the next chapter, which modifies the information that particular allele contains. सो किसी भी चेंजेस होने की वजह से ये जो अलील्स है, अब मैं यहाँ पे बार बार डिस्क्राइब नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपने अलील क्या होता है ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है तो एक बार प्लीज जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वहाँ बहुत अच्छी तरीके से कि होमोलोगस क्या है, हीट्रोजाइगस क्या है, आपके अलील्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। तो एक बार जाके प्लीज वहां विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दीज जीन्स, द टू एलिलिक फॉर्म्स। अभी रुको, मैं ये सारी चीजें समझा रही हूँ, मैं सिंपल रीड नहीं कर रही हूँ, अभी एक एक चीज तो मैं यहाँ समझाऊंगी। Let us assume, as in more common, the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of the substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for the production of the normal or the less efficient enzyme, or a non functional enzyme, or a no enzyme at all. सो बेसिकली यहाँ पे एक ये चीज है कि हमारे जो अलील्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, ऑल्दो वो डोमिनेटिंग ट्रेट है, ऑल्दो उनके पास ऐसी चीज है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट स्टिल क्यों नहीं कर पा रहे। सो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ मॉडिफाइड हुआ होगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा उस पर्टिकुलर अलील में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो या तो वो जो पर्टिकुलर अलील है वो अपने आप में ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो कि वो कन्वर्ट कर सकता है एक नॉर्मल एंजाइम जिसको अपन बोलते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, या फिर वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, या फिर वो किसी भी तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा। एंड वी नीड दिस एंजाइम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द सबस्ट्रेट, ताकि हमें वो कलर मिल सके, हमें वो जो प्रॉपर रेड कलर है वो मिल सके। बट क्योंकि ये तीन रीजंस हो सकते हैं, इस वजह से हमें वो रेड कलर ना मिलके पिंक कलर मिल रहा है। इस वजह से वो जो रेसेसिव ट्रेट है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू रीजंस व्हाई दिस allele or this type of incomplete dominance can be seen in any of the plant। ठीक है, आई होप ये वाला स्लाइड समझ में आया होगा। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील, ऑल्दो उस मॉडिफाइड पहला वाला केस क्या है जिसमें नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वो एंजाइम तो प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली प्रोड्यूस हो सकता है, थोड़ा सा कम प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इतना भी कम प्रोड्यूस इतना वो जो एंजाइम है वो इतना भी कम काम नहीं करता जितना आपका एक नॉर्मल एंजाइम करता है। ठीक है, सो एक्चुअल में हम बोलेंगे कि वो जो अलील है, मॉडिफाइड अलील है, वो अनमॉडिफाइड अलील की तरह ही आप मानोगे। That is, it will produce the same phenotype or trait that results in the transformation of the substrate S. Such equivalent allele pair are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. So अगर मैं बात करूं कि अगर पिंक कलर क्यों आ रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन दो में से लाई करेंगे। ठीक है, द phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। ठीक है, सो जो पूरी के तरीके से आपके जो phenotype होगा वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, अनमॉडिफाइड allele पे डिपेंड हो जाएगा। The unmodified or the functioning allele, which represent the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally recessive allele. Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme or because no enzyme is produced. So basically, रेसेसिव ट्रेट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि फंक्शनल एंजाइम किसी भी तरीके का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से हमको ये कलर जो है देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये पूरा चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कोडोमिनेंस में। सो कोडोमिनेंस का सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारा ब्लड ग्रुप का है। सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप का। सो टिल नाउ
we were discussing process where the F1 resembles either of the two parent. ठीक है, हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो आपके F1 है वो इन दोनों में से जो हमारे स्टार्टिंग के जो पेरेंटल जनरेशन रहते थे उनमें से किसी एक से रिजेम्बल करता था या फिर बीच में कलर आता था, जैसे कि रेड और वाइट का कलर अगर उसके बीच का अपन देखे तो पिंक होता है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ द कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेम्बल बोथ द पेरेंट। लेकिन अगर अपन कोडोमिनेंस की बात करें सो F1 जनरेशन में वो कोडोमिनेंस में दोनों ही पेरेंट्स के साथ रिजेम्बल करता है। ठीक है, सो अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। कौन कंट्रोल करता है? जीन आई कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो भी जेनेटिकली बेस्ड रहता है। ठीक है, सो ये भी आपका जीन कंट्रोल करेगा। कौन सा जीन कंट्रोल करेगा? आई जीन कंट्रोल करेगा। सो बेसिकली द आपके जो रेड ब्लड सेल पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसके ऊपर एक शुगर पॉलीमर प्रेजेंट रहता है जो कि आपके सरफेस से बाहर की तरफ झांकता है। मतलब ये हमारी अगर रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर शुगर पॉलीमर रहता है और ये इस तरीके से प्रोट्रूड करता है फ्रॉम इट्स सरफेस। और ये हमारे जो इस पर्टिकुलर शुगर पॉलीमर है यही जीन को कंट्रोल करता है। अब इस जीन के 3 अलील हैं। ठीक है, जैसे कि हमने हाइट के देखे थे, हाइट के टॉल था एक और एक डॉर्फ था। उसके लिए कैपिटल टी अलील था, एक स्मॉल टी अलील था। ऐसे ही यहाँ पर 3 अलील हैं। कौन से? एक आई ए, एक आई बी और एक आई। इधर आई को आप आई ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, जनरली आई इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि ये वाला आई अपने आप में रिसेसिव है। ठीक है, क्या है? रिसेसिव है। नाउ द और ये दोनों कैसे हैं? ये डोमिनेटिंग है। सो द allele IA and IB produces a slightly different from the sugar while I does not produce any sugar. A very important line, जो सिंगल स्मॉल आई है वो किसी भी तरीके का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। वहीं पे अगर आई ए और आई बी की बात करें ये शुगर प्रोड्यूस तो करते हैं बट एक दूसरे से बहुत हल्की डिफरेंट इनका पॉलीमर होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि अरे मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फैक्टर जो है वो आर एच की वजह से है जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, सो अगर वहां देखोगे कि ए बी अगर डोमिनेटिंग होता तो या तो ए होता या तो बी होता, बट यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ रहा है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे आई ए भी अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है और आई बी भी अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच पर्सन possess एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन अलील। इन तीनों में से कोई दो ही अलील जो होगी आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट होगी क्योंकि ह्यूमन कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2N वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, so now IA, IB are completely dominant over the I, as I have said. In other words, the IA and I represent only IA will express. So अगर मैं बात करूं कि अगर एक ह्यूमन बीइंग में जीन में कुछ इस तरीके से है आई ए और आई। ठीक है, सो यहाँ पे जो उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होगा उसका जो फिनोटाइप होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप। वहीं पे अगर मैं बात करूं आई बी और आई, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आएगा वो बी ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि ये जो आई है यह रिसेसिव है। अगर मैं बात करूं आई ए और आई बी, अब यहाँ क्या होगा? ये भी डोमिनेटिंग है, ये भी डोमिनेटिंग है। बोले मैं भी अपने पावर दिखाऊंगा, मैं भी अपनी पावर दिखाऊंगा। तो ब्लड ने बोला, जीन ने बोला ठीक है भाई, तू दोनों ही पावर दिखा लो। तो अब ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर रेसेसिव आके मिल जाते हैं तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हमारा ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ओ ब्लड ग्रुप आएगा।
ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, किसी भी तरीके का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। But when IB and I are present, IB expresses. But when I and IB are present together, they both expresses their own type of sugar. This because of the codominance. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं, क्योंकि को का मतलब क्या होता है? सेम, एक साथ। ठीक है, hence red blood cells have both A and B type of sugar. Now since there are three different alleles, there are six different combinations of these three alleles that are possible, and therefore total six different genotypes of a human uh, ABO blood type. How many phenotypes are possible? So basically अगर मैं बात करूं, फिनोटाइप तो आपके चार ही होंगे, या तो ए, या तो बी, या तो ए बी, या ओ। लेकिन जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो वो वहां पे छह हो सकते हैं। अब कैसे? तो देखो, अगर मैं बात करूं ए ब्लड ग्रुप की, तो वो आपके कैपिटल आई ए के साथ भी हो सकता है, और ए टाइप का आई ए और आई के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक जैसे ही शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी ब्लड ग्रुप कौन सी आएगी? ए ही आएगी। और यहाँ पर ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, और ये किसी भी तरीके का शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पर आई ए ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, सो ये दो हो गए। अब अगर मैं सेम बी की तरह बात करूं इसी तरह से, तो आई बी, और एक ये आई बी और आई, तो ये दो हो गए, तो दो और दो चार। ठीक है, अब ओ की अगर मैं बात करूं, तो ये सिर्फ अपने आप को इसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, पांच। और अगर मैं ए बी की बात करूं, तो ये भी सिर्फ अपने आप को इसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, छह। सो यहाँ पे सिक्स जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे फॉर दिस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और चार फिनोटाइप। तो यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्स जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं और चार फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये चीज मैं समझा पाई होंगी तुम लोगों को। So do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles? Here you can see that there are more than two, that is three alleles. मतलब ये बोल रहा है कि अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हर सिक्के के दो पहलू नहीं, तीन पहलू भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हर एक ट्रेट के, हर एक कैरेक्टर के, हर एक जीन के दो से ज्यादा अलील्स पॉसिबल हैं। So since in an individual only two alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. तो ये तो ह्यूमन की बात हो गई अकेले। अगर जैसे कोई ट्रिप्लॉइड कंडीशन में रह रहा है, तो उसमें तीन जीन अपने आप में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कोई आपके क्वाड्रिप्लॉइड में रह रहा है, तो उसमें चार जीन जो अलील्स हैं, सॉरी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन फेक्ट। सो एक जीन एक साथ एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है स्टार्च सिंथेसिस का। स्टार्च सिंथेसिस इन अ पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। अब स्टार्च सिंथेसिस जो है पी सीड में, वो एक ही जीन से कंट्रोल्ड हो रहा है, एंड ये ही जीन जो है वो पी सीड में स्टार्च कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो तो कंट्रोल कर ही रहा है, प्लस उसका शेप कैसा होगा वो भी कंट्रोल करेगा। तो मतलब एक जीन यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। So if it has two allele, that is B, capital B and small b. Capital B is for your dominance and small b is for a recessive trait. मतलब अगर कैपिटल B रहेगा तो ज्यादा स्टार्च प्रोड्यूस होगा, स्मॉल बी रहेगा तो कम स्टार्च प्रोड्यूस होगा, एंड अगर कैपिटल B स्मॉल b रहा तो आपका कैसा मीडियम साइज का जो होगा स्टार्च वो प्रोड्यूस होगा। सो स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय होमोजाइगोट, एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च grains are produced. In contrast, small b homozygote have lesser efficiency in starch synthesis and produce a smaller starch grain. After maturation, the seeds, capital B seeds, are round, and the
कैपिट स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड। सो यहाँ पे तुम सीड का शेप भी डिसाइड करवा रहे हो इस जीन से कि कैसा रहेगा। अगर कैपिटल बी का सीड देखोगे तो वो राउंड रहेगा, वहीं पे अगर स्मॉल बी का सीड रहोगे देखोगे तो वो रिंकल्ड रहेगा। इसको कैसे इमेजिन करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि कम स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है, तो स्टार्च सिंथेसिस अगर कम है तो उसमें से सिकुड़न बन जाएगी, ठीक है। और अगर स्टार्च ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो राउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी कभी पानी नहीं, और जैसे उन लोगों को इमेजिन करो जो लोग बहुत कम खाना खाते हैं, तो या फिर जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है किसी भी कारणवश, तो वो कैसे सिकुड़ जाते हैं, उनकी बॉडी कैसे श्रिंक कर जाती है। ऐसे यहाँ पे सीड कैसे होगा, श्रिंक कर जाएगा अगर कम स्टार्च सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो वो रिंकल्ड, तो यहाँ पे सीड शेप कैसी आ रही है, रिंकल्ड। किसमें, जो आपके जिसमें स्टार्च सिंथेसिस कम है। वहीं पे राउंड सीड आएगा जिसमें स्टार्च सिंथेसिस बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ heterozygote produces round seed, and so B seems to be the dominant allele, but the starch grain produce are of intermediate size। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्च का अमाउंट होगा वो तो बीच का होगा, लेकिन कैपिटल बी होने की वजह से यहाँ पे जो सीड का शेप होगा वो राउंड होगा, ठीक है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज अ phenotype, देन फ्रॉम दिस allele द allele शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को देखूं, अगर मैं यहाँ सिर्फ स्टार्च सिंथेसिस देख रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ इस तरीके से जीनोटाइप मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से जीनोटाइप मिल रहे हैं जिसमें कैपिटल बी में लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की, तो इसमें इंटरमीडिएट टाइप ऑफ स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। और अगर मैं इस जीनोटाइप की बात करूं तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसी जीन, जो आपका यही जो सेम जीन है, वो स्टार्च सिंथेसिस भी करवा रहा है और शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे एक आएगा कैपिटल बी और एक आएगा कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। सो ये वाला जो रहेगा ये तो राउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो रहेगा ये रिंकल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पर heterozygous कंडीशन में ये अपने आप को राउंड सीड ही प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल बी है वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेगा। सो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्टार्च सिंथेसिस में, तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं शेप की, तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर डोमिनेटिंग ट्रेड देखने को मिल रहा है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। सो देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट अ autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more the one phenotype is influenced by the same gene। So वही बात है कि एक जीन से कई सारे कैरेक्टर्स भी आपके डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, सेम मैंने वही बताया था कि अगर एक पेरेंट वन से अगर अलील आई ए आ रहा है और पेरेंट टू से अलील ये वाला आ रहा है, तो जीनोटाइप ये बनेगा, ब्लड ग्रुप भी आएगा, ठीक है। वही सेम चीज मैंने अभी पीछे आपको समझा दी है, ठीक। सो आई होप आज की वीडियो आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो के बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन ड्रॉप करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके सॉल्व करना और मुझे बताना कि तुम लोगों को कितना क्या समझ में आया है। और अगर कोई भी डाउट हो तो बिना कुछ सोचे समझे अपना कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी उस पर डाउट डालेंगे तो मैं आपको एड्रेस करूँगी। ठीक है? सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।